हेलो एंड वेलकम टू प्रीति पीसीएस। तो आज हमारा डे 2 है हमारे सीरीज का। तो हम अपना शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक। तो हम सभी को पता है विक्रमादित्य मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य बोला जाता है। तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। एक वीडियो लेके आऊंगी मैं जिसमें जितने भी हमारे प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड जितने उपाधि मिली है कि किस शासक को किस उपाधि के नाम से जानते थे, ताकि ये वाला क्वेश्चन हमारा ना कभी गलत ना हो, चाहे वो मौर्यन पीरियड का हो, गुप्त पीरियड का हो, सतवाहन का हो या फिर मध्यकालीन में कोई भी वंश हो या शासक हो, उससे रिलेटेड उपाधि का हम सारा एक वीडियो में लेके आएंगे जिससे हमारा ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए और वहां पे मैं अच्छे से डिस्क्राइब भी कर दूंगी। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बौद्ध स्मारकों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन को चूज करना है। ऑप्शन पढ़ते हैं। स्तूप अर्धगोलाकार बड़े स्मारक होते थे और उनके भीतर बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेष रखे जाते थे। तो ये कथन ठीक है कि जो स्तूप होते थे अर्धगोलाकार होते थे और उनमें वो बड़े भी होते थे, उनमें बुद्ध और बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेष भी रखे जाते थे, ये कथन ठीक है। स्तूपों के समीप विहार होते थे जहाँ भिक्षु रहते थे। तो जहाँ स्तूप रहता था वहीं विहार भी रहते थे, और विहार मतलब विश्राम स्थल, जहाँ पे भिक्षु रहते थे इस विश्राम करने के लिए विहार में। तो ये भी कथन ठीक है। हमारा थर्ड स्टेटमेंट है, अमरावती का स्तूप व्यापारियों तथा भूस्वामियों द्वारा दिए गए दान से बना था। तो ये भी कथन ठीक है। हो सकता है अगर यूपीएससी का ये सवाल होता तो ये ट्रैप कर सकता था कि अमरावती का स्तूप व्यापारियों तथा भूस्वामियों द्वारा दिए गए दान से बना था। तो हो सकता है अमरावती ना लिख के तक्षशिला लिख लेता या सारनाथ लिख देता या और कुछ लिख देता, तो यहाँ पे गलत हो सकता था, लेकिन ये हमारा ठीक है। ओके, अब देखते हैं लास्ट वाला क्या कह रहा है। बौद्ध विहार नगरों से दूर बनाए गए थे। तो यहीं पे ट्रैप किया है क्वेश्चन में। बौद्ध विहार नगरों से पास बनाए जाते थे, निकट ही बनाए जाते थे। जैसे जो हमारे तक्षशिला में था पेशावर के निकट था, सारनाथ वाराणसी नगर के निकट था, दूर नहीं होता था। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है बौद्ध स्मारक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो हमारा डी गलत है। ठीक है, क्योंकि बौद्ध विहार नगरों के निकट बनाए गए थे, दूर नहीं बनाए गए थे। हमारा तीसरा प्रश्न है, अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H5, C2H5OH, C2H5COOH या नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर हो जाएगा C2H5OH। ठीक है, आते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या पूछ रहा है? ठीक है, पहले कथन है, पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा मूल कर्तव्य है, यानी कि ये फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं कर रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा है। तो फंडामेंटल राइट्स जिसको याद होगा, अगर ये नहीं भी याद है और राइट याद है तो हम एलिमिनेट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। अस्पृश्यता का अंत, तो ये तो फंडामेंटल राइट है, 17 में आता है। महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रचलित कुप्रथाओं का परित्याग, ये हम मौलिक अधिकार में कहीं नहीं पढ़े हैं। ठीक, उपाधियों का अंत, ये भी फंडामेंटल राइट है, 18 में आता है। तो और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वही टिक लगाना है जो मूल कर्तव्य है। तो पहला और तीसरा जहां जहां है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। पहला यहाँ है और तीसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, तो एलिमिनेट हो गया। बचा क्या? 2 और 4। महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रचलित कुप्रथाओं का परित्याग करना, तो ये ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षक और संवर्धन करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य एक ही होता है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4।
तो थोड़ा सा फंडामेंटल राइट देख लेते हैं। 42nd अमेंडमेंट 1976 को फंडामेंटल ड्यूटीज आया। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में फंडामेंटल राइट आया और इसको 51 डीपीएसपी, हम क्या जानते हैं कि डीपीएसपी 36 से लेके 51 तक है, ठीक है, जो हमारा भाग 4 है। जब भाग 4 का हमने बनाया, 4 का या 4A, तो इसमें हम 51A ला दिए, यानी कि आर्टिकल 51A में और भाग 4A में क्या है, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, यानी मूल कर्तव्य है। तो मूल कर्तव्य को हम यहाँ रख दिए। तो 51A में, क्योंकि 51 क्या है, हमारा 36 से जो 51 है वो डीपीएसपी है। अब 51A से मूल कर्तव्य है, तो मूल कर्तव्य में कितने हैं टोटल मूल कर्तव्य? तो 11, यानी A से लेके K तक, ठीक है, अगर याद करना हो तो ये जो आता है ना, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रचलित कुप्रथाओं का परित्याग, ये आता है फंडामेंटल ड्यूटी F में, यानी कि 51AF, ठीक है। फिर 51A, क्योंकि आर्टिकल का नाम तो 51A है, 51 तो डीपीएसपी है, तो 51A। और प्राकृतिक पर्यावरण, तो पर्यावरण में ग्रीन ही सब कुछ होता है, यानी नेचर से रिलेटेड, तो ग्रीनरी, जी से याद रख लीजिएगा। यानी F4 फीमेल, तो फीमेल वाला महिलाओं का सम्मान के विरुद्ध प्रचलित कुप्रथाओं का परित्याग, और G4 ग्रीनरी, यानी प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षक और संवर्धन। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व। तो या तो हम एलिमिनेट करके डायरेक्ट आंसर पे आ जाते, या अगर हमें याद है तो हम आंसर पे आ जाते। ठीक, हमारा 5वां प्रश्न है, बिहार में 230 मिलियन टन कोयले का भंडार कहाँ से प्राप्त हुआ है? और ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। जमुई से, भागलपुर से, नवादा से या गया से? तो जाहिर सी बात है कि झारखंड में कोयला है, और झारखंड के बाउंड्री जो टच करता होगा डिस्ट्रिक्ट, वहीं पे कोयला का भंडार मिलेगा। तो 38 जिला में से 8 जिले हैं बिहार के जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। तो कौन से 8 जिले हैं, पहले वो देख लेते हैं। जिला है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। तो मैंने ऑप्शन भी वही दिया था बुक में, एक्चुअली जो टेस्ट सीरीज था वहां पे ऑप्शन में गोपालगंज भी था, पश्चिम चंपारण भी था, मतलब उत्तरी बिहार का। तो उत्तरी बिहार वाला तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा और हम अपने आंसर पे आ जाते, ठीक है। लेकिन अगर हम कंफ्यूजन वाला दे दे, थोड़ा सा और टफ ऑप्शन बना दें, तो ऑप्शन में हम दे सकते हैं जमुई, नवादा और गया और भागलपुर, कि अब पता चला कि झारखंड से तो ये सब टच करते हैं। तो इसमें से कौन है जहाँ पे 230 मिलियन कोयले का भंडार मिला है? तो हमारा राइट आंसर है भागलपुर। भागलपुर में ये कोयले का भंडार मिला है और 2026 में इसका उत्खनन कार्य के लिए खनन मंत्रालय से परमिशन मिला है। तो अभी ये नहीं होगा खनन, यहाँ पे 2026 में इसका उत्खनन होगा। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ ये याद कर लीजिएगा कि हमारे साउथ बिहार में जो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार है, 8 डिस्ट्रिक्ट है जो झारखंड से टच करते हैं, जिसमें से जो भागलपुर है जहाँ पे तसर सिल्क मिलता है बिहार का अच्छा वाला, और सिल्क भी जो हमारा सिल्क सिटी है बिहार का वो भी भागलपुर है, और यहाँ पे कोयले के भंडार मिले हैं कितने मिलियन टन? 230 मिलियन टन। तो अभी इस वीडियो में हम और 1-2 प्रश्न पे चर्चा करेंगे, उसके बाद हम डेज 2 में और भी अच्छे अच्छे प्रश्न को इंक्लूड करेंगे। आई होप कि आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं और आपको नया नया चीज सीखने को मिल रहा है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, यानी सांस लेने के लिए क्या जरूरी है? मेलानिन। तो मेलानिन तो स्किन कलर पे डिपेंड करता है, जिसमें ज्यादा मेलानिन होगा वो थोड़ा सांवला होगा, मतलब काला रंग का हो जाएगा। तो कौन सा ऐसा वर्णक है जो श्वसन के लिए ठीक है, सांस लेने के लिए?
मेलानिन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, यूमेलानिन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। क्योंकि हीमोग्लोबिन का क्या काम है? शरीर में जितना भी अंग है सभी जगह से मतलब ऑक्सीजन को सप्लाई करना ठीक से, और जहां भी CO2 है CO2 के फेफड़ों तक लेके आना। तो ये हमारा हो गया हीमोग्लोबिन। तो महिलाओं में पुरुषों में कितना होना चाहिए? 14 से 18 ग्राम प्रति DL। DL मीन्स डेसी लीटर, ठीक है। और महिलाओं में होता है सामान्यतः 12 से 16 ग्राम पर DL। ये होता है हीमोग्लोबिन, इतना रहना चाहिए एक स्वस्थ शरीर के लिए, ठीक है। तो श्वसन वर्णक क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। बस इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा तो बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर से सप्लाई नहीं हो पाएगा, और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो हम अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगे। तो श्वसन के लिए क्या जरूरी है? हीमोग्लोबिन। हमारा आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एक तरफ दिया है सूची 1 जिसमें दिया है पादप यानी कि प्लांट, और एक तरफ दिया है सूची 2 प्लांट के टाइप जैसे, और हिंदी में टाइप में क्या क्या दिया है? शाक, वृक्ष, झाड़ी और फिर से शाक। और इधर क्या दिया है? किस तरह के प्लांट है? तो टमाटर है, आम है, नींबू है, मनी प्लांट है। तो टमाटर शाक मिला रहे हैं तो एकदम ठीक है, कोई बात नहीं। आम तो ये ट्री का टाइप है, वृक्ष है, ये भी ठीक है। नींबू तो नींबू भी झाड़ी है एक प्रकार का, ये भी ठीक है। बट मनी प्लांट शाक है तो मनी प्लांट शाक नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो बहुत सारे लोगों को हिंदी वाला तो टर्म ठीक है, कुछ कुछ चीज समझ में आ जाता है, लेकिन अगर हम इंग्लिश में देख लें कि सबसे बड़ा होता है ट्री, टाइप क्या क्या होते हैं प्लांट के? तो ट्री होता है, सर्ब होता है यानी झाड़ी, हर्ब होता है, हर्ब मतलब शाक, ये कैसे बोलते हैं? हर्बल चीज है यानी नेचुरल, जिसमें मिंट हो गया, पालक हो गया। तो जो हर्ब होता है उसको बोला जाता है शाक। यानी कि इसमें जो आपका स्टेम, जो तना होगा वो बहुत हार्ड नहीं होगा, बहुत सारे इसमें ब्रांचेज नहीं होंगी, लेकिन इसमें हार्ड ट्रंक होगा, स्टेम भी हार्ड होगा। तो ट्री तो इजिली आप लोग समझ जाते हैं, ये एक पादप का प्रकार है। सर्व मतलब होता है झाड़ी, तो झाड़ी वाला ऑप्शन ये हो गया, जिसमें थोड़ा सा जो उसका स्टेम हो थोड़ा टाइट हो, कड़ा हो, स्ट्रांग हो, लेकिन उसकी हाइट ट्री जैसी नहीं हो, और ना ही ये ट्री जैसे 100 साल तक चल सकते हैं। तो नींबू आप लोग देखे होंगे, गुलाब का पौधा देखे होंगे, तो ये सब सर्ब यानी झाड़ी का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर शाक मैं बोल रही हूँ तो इट मीन्स हर्ब, यानी जिसका स्टेम हो ही नहीं या पतला पतला हो, सॉफ्ट हो, तो उसको स्टेम बोलते हैं। तो टमाटर में बहुत सारी शाखाएं नहीं होती हैं, स्टेम भी उसका हार्ड नहीं होता है, तो वो शाक है। बट मनी प्लांट शाक नहीं है, इसका हिंदी होता है कि ये आरोही लता है, यानी लता वाला प्लांट है जिसमें लतर होता है। तो इसके लिए यूज होता है क्लाइंबर। क्लाइंबर मतलब कि चढ़ने वाला, इसको एक सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है, तब ये चढ़ पाएगा। और एक होता है क्रीपर। क्रीपर मतलब जो रेंगते हैं, ठीक, जैसे आपका कुकुम्बर हो गया, खीरा हो गया, फिर लौकी हो गया यानी कद्दू, पंपकिन वगैरह, ये सब खरबूज, ये सब कैसे सब्जी हैं जो खेत में फैल जाते हैं, यानी कि क्रीपर रेंगते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, या तो क्लाइंबर से ध्यान रख लीजिए, ये आरोही लता, फिर बाकी ये सब में कंफ्यूज नहीं होना है, इंग्लिश वाला टर्म ज्यादा आसान है। और इस तरह का प्रश्न बीपीएससी अब पूछेगा, क्योंकि बीपीएससी टीचर का जब एग्जाम ले रहा है तो बहुत अजीब अजीब के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हो सकता है कि वो हमारे 70th बीपीएससी में थोड़ा इसको और डिफिकल्ट बनाने के लिए कुछ इस तरह के प्रश्न कर दे। और ये बेसिकली एक 3 क्लास के बच्चे को पढ़ना है उसके साइंस के बुक में, ठीक है। सर्ब, हर्ब, क्लाइंबर, क्रीपर, ये सब क्या होते हैं तो उसको भी पता है। और अगर हम यही हिंदी थोड़ा कर दे तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो कुछ ऐसे टर्म है साइंस के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि टमाटर शाक है, ठीक है, आम वृक्ष है, इसमें तो डाउट ही नहीं होना चाहिए, नींबू एक झाड़ी है, मनी प्लांट आरोही लता है, ये शाक नहीं है यानी ये क्लाइंबर है, इसको सपोर्ट की जरूरत है। यही ऑप्शन गलत था और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।